बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। अगले 3 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज से शुरू हो रहे हैं। पहला वर्किंग डे है, मंडे का दिन है, सोमवार, मंगल और बुध 3 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन 3 दिनों में बहुत सारी चीज़ें तय होनी हैं और बाकी उसके बाद सिचुएशन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी, लेकिन 3 दिनों में कुछ अहम डेवलपमेंट्स होनी है। वो उन पे आप नज़र रखिएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो बिल्कुल भी काबू में नहीं है और बहरान जो है वो बढ़ सकता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान बज़ाहिर अभी तक कुर्बत नज़र नहीं आ रही और जरदारी साहब पीपल्स पार्टी जो है वो काफ़ी पीछे रह के काम करना चाह रही है। वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ इस हद तक आगे नहीं बढ़ना चाहती कि मलबा जो है वो उस पर भी गिरे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छी तरह पता है, जरदारी साहब को भी और बिलावल भुट्टो को भी, कि ये कंपनी चलने वाली नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद, 6 महीने बाद इस कंपनी ने गिरना ही गिरना है और इस कंपनी ने दिवालिया होना है। ये जो सियासी कंपनी इस वक्त काम कर रही है, ये और इनके सहूलतकार जो हैं वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे और वो अपने प्रोजेक्ट में कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसलिए जरदारी साहब पीपल्स पार्टी बहुत पीछे रह के बहुत मोहतात हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहे हैं, फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से उनके मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तय हो जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज में हुकूमत बनाए। ये जो उमर अयूब खान साहब और बैरिस्टर गौहर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया, बड़े कॉन्फिडेंस में थे वो और बड़े पुरएतमाद तरीके से उन्होंने कहा कि मरकज में भी हम हुकूमत बनाएंगे और पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। तो उसके पीछे कुछ है, कुछ पर्दादारी है जिसके लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। सबसे पहले तो ये कि आज एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होना है और वह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है। पहले ज़रा उसका हाल ले लें क्योंकि काफ़ी बड़ी खबर है और वह है ख़ासतौर पे बलोच तलबा जो हैं वो बाजियाब नहीं हो रहे और अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी भी करवाई लेकिन नहीं हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला है और जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी साहब की अदालत में है और उन्होंने बिल आखिर काफ़ी सख्त ऑर्डर पास किया है। उनका जो हुक्म है वो है कि वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा, उन्होंने कहा है कि जी इन्होंने अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। इन 5 शख्सियात ने नहीं किया। एक वज़ीर दाखिला, एक सेक्रेटरी दाखिला, एक वज़ीर दिफा, एक सेक्रेटरी दिफा और वज़ीर आज़म, पांचों ने हुकूमती अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया। अदालत ने पास वज़ीर आज़म, वज़रा और सेक्रेटरीज को तलब करके वजाहत तलब करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। अदालत के पास वज़ीर आज़म, वज़रा और सेक्रेटरीज को तलब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। इसलिए उन्होंने कहा कि अब वज़ीर आज़म को, वज़ीर दाखिला को, वज़ीर दिफा को, सेक्रेटरी दाखिला को, सेक्रेटरी दिफा को ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होने का हुक्म दिया जाता है और वो पेश होकर बताएं कि आला तरीन ओहदों पर बैठ कर बलोच तलबा को बाजियाब न करवाने पर उनके खिलाफ क्यों ना एक्शन लिया जाए। अच्छा, ये सिर्फ मामला सिर्फ तलबा तक नहीं है, बलोच तलबा तक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है। लोगों को उठा लिया जाता है और ये पिछले 20 महीनों से 22 महीनों से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन 9 मई के बाद तो बिल्कुल तूफान आया हुआ है कि जिसके घर में चाहती है पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस वो घुस जाते हैं और वो ऐसे घुसते हैं जैसे मकबूजा कश्मीर में देखते थे कि भारतीय फौज जाती है और वो घर घर तलाशी शुरू कर देती है, मोहल्ले की तलाशी शुरू कर देती है, लोगों को उठा कर ले जाती है, ना किसी खातून को देखती है, ना किसी मर्द को, ना माँ, ना बहन, ना बेटी, कोई इज्जत का पास नहीं होता, चादर चारदीवारी का पास नहीं होता तो वो ले जाते हैं। इसी तरीके से इस वक्त भी पाकिस्तान में भी यही हो रहा है कि मकबूजा वादी वाली सूरत हाल नजर आ रही है और ये बलूचिस्तान, पहले ये सिर्फ बलूचिस्तान तक था मामला, लेकिन अब ये पंजाब में भी आ गया, खासतौर पर 9 मई के बाद, और पंजाब में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है। अब उसका रद्द अमल भी आ रहा है और रद्द अमल के नतीजे में फिर ये सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं खबर दे रहा हूँ कि ऑनरेबल जजेस को भी नहीं बख्शा गया, ऑनरेबल जजेस को नहीं बख्शा गया और फौजी खानदानों को नहीं बख्शा गया, सीनियर मोस्ट फौजी खानदानों को नहीं बख्शा गया,
ان کی بھی اسی طرح چادر اور چاردیواری پامال کی گئی، تحفظ پامال کیا گیا، جیسے عام شہریوں کا کیا جاتا ہے، جیسے پولیٹیکل لوگوں کا کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو آگ ہے یہ کافی پھیل چکی ہے، اور ججز کو، چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس کے ملازم کو اٹھا لیا گیا، اسی طریقے سے کسی آنریبل جج کے بھائی کو اٹھا لیا گیا، کسی کے بہنوئی کو اٹھا لیا گیا، کسی کے کزن کو اٹھا لیا گیا۔ یہ سب کچھ بھی ہوتا رہا ہے، اور پھر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا جو استعفیٰ ہے وہ ابھی تک ایک معمہ ہے، اور کیوں انہوں نے آنن فانن استعفیٰ دیا یہ بہت بڑا راز ہے۔ جب راز کھلے گا تو میرا خیال ہے کہ کافی لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، اور اس وقت وہ با اختیار بھی نہیں ہوں گے، وہ اقتدار میں بھی نہیں ہوں گے، لیکن اس وقت پھر ان کو بھگتنا پڑے گا۔ تو صورتحال اسی لیے یہ آرڈر جو پاس کیا گیا یہ ہے کہ جی یہ پہلو وزیر اعظم، وزیر داخلہ، انہوں نے کہا جی کہ پیش ہو کر بتائیں کہ اعلیٰ ترین عہدوں پر بیٹھ کر بلوچ طلبہ کو بازیاب نہ کروانے کے خلاف ان کے خلاف کیوں نہ ایکشن لیا جائے۔ یہ پہلو وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور دونوں سیکٹریز کو مس کنڈکٹ کرنے کا مرتکب بناتا ہے۔ یہ عہدیدار معاشرے کے خلاف جرم میں شریک کار ہیں۔ وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، سیکٹری داخلہ، سیکٹری دفاع، وہ کہتے ہیں یہ جرم میں برابر کے شریک ہیں، اور شہریوں کو زندگی اور آزادی کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ریاستی اداروں کے پاس اپنے کنڈکٹ کی کوئی وضاحت نہیں، بلکہ وہ اس معاملے پر مکمل خاموش ہیں۔ ریاستی ادارے بھی خاموش، یعنی کہ انٹیلیجنس اداروں کو بھی انہوں نے موقع دیا جسٹس صاحب نے، ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ عدالت بڑی واضح ہے کہ اس معاملے پر دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ریاستی ادارے یا تو اغوا اور جبری گمشدگیوں کے کرمنل ایکٹ کا ذمہ دار ہیں، دوسری صورت میں ریاستی ادارے مکمل طور پر ناکام ہیں اور وہ مبینہ گمشدہ افراد کو بازیاب نہیں کرا سکتے۔ یعنی دو ہی صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ یا تو ادارے ناکام ہیں، یا پھر ریاستی ادارے خود جو ہیں وہ اغوا اور جبری گمشدگیوں جیسے سیریس جو جرائم ہیں اس میں ملوث ہیں، اور ان دو ہی صورتوں میں تیسری صورت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان لوگوں کے خلاف مقدمات درج کر کے متعلقہ عدالت میں قانون کے مطابق فیصلے ہونے دیں۔ عدالت میں پیش ہوں، وزارت عدالت میں یہ متعلقہ سارے پیش ہوں۔ انہوں نے ایک اور بات بھی بتائی، اور جج صاحب نے آرڈر میں لکھا، انہوں نے کہا جی عدالت میں پیش وزارت داخلہ اور دفاع کے آفیشلز نے سر بمہر لفافے میں بھی اس سے متعلق کچھ شواہد پیش نہیں کیے۔ وزیر اعظم، دونوں وزراء اور دونوں سیکٹریز 19 فروری کو عدالت میں پیش ہوں۔ تو آج کا دن کافی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے بھی کہ آج پیش ہوا جائے گا۔ آج دوسرا دن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے جی، کمشنر راولپنڈی الزام لگا چکے چیف الیکشن کمشنر پر اور چیف جسٹس آف پاکستان پہ۔ آج پہلا ورکنگ ڈے ہے کیونکہ چیف الیکشن کمشنر بھی غائب تھے، اور چیف جسٹس صاحب کیونکہ عدالت میں چھٹی ہوتی ہے وہ آئے، انہوں نے اپنا ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کر کے اپنا ریکارڈ کروایا بیان، اور چل دیے۔ اور آج اوپن کورٹ میں معاملہ ہے، یعنی کہ عدالتیں کھلیں گی، اور عدالتیں کھلیں گی تو سارے ججز جو ہیں، آنریبل ججز بھی ہوں گے، موجود ہوں گے سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں۔ تو آج چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ پریشرائز بھی ان کو کیا جائے گا، کیونکہ معاملہ ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ پورے کے پورے انتخابات کے چوری کا معاملہ جو ہے وہ ان پر لگا دیا گیا ہے، اور پھر اس کا کوئی ابھی تک جواب نہیں آیا۔ محض یہ کہہ دینے سے کافی نہیں ہوتا کہ جی ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لائیں، تو میرا خیال ہے کہ ثبوت اب وہ لائیں یا نہ لائیں، لیکن آپ ایک ایسے اہم عہدے پر فائز ہیں، سینسٹیو پوسٹ ہے، تو آپ خود کو آگے بڑھ کر کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے آپ جسٹس نقوی صاحب کے خلاف، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف اور دیگر آنریبل ججز کے خلاف ایکٹیو رہے ہیں، تو اب میرا خیال ہے کہ اب آپ کے سر پہ آن پڑی ہے، تو اس پہ جسٹس صاحب کو سوچنا چاہیے، فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں، ورنہ یہ معاملہ پھیلتا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور پیٹیشن بھی ہے، اور وہ ہے کہ الیکشن کالعدم قرار دے دیا جائے۔ یہ پیٹیشن بھی آ چکی ہے، ریٹائرڈ بریگیڈین ہے ان کی طرف سے آ چکی ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے فوری ٹیک اپ بھی کر لی ہے۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے، یہ بھی اسی ہفتے فیصلہ ہونا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ یہ تو ہیں معاملات، اور اس طریقے سے اگلے 2-3 دنوں میں پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کرنا ہے، ان کے آزاد ارکان نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس پارٹی کو جوائن کرنا ہے، تاکہ ان کی خواتین کی نشستیں جو ہیں وہ محفوظ ہو سکیں۔ وہ تقریباً 35 سیٹیں ہیں خواتین کی، اور اقلیتی جو پاکستان تحریک انصاف کو ملنی ہیں، تو اس لیے
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हफ्ते ये भी फैसला करना है अगले 3 दिनों के अंदर अंदर कि उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है, क्योंकि अब टाइम नहीं रहा, टाइम गुजरता जा रहा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो बाद में देखा जाएगा। फिल वक्त एक निशान चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान को, ताकि फैसला हो। एक मैं बता दूं इस मामले में, ये जो कि किस पार्टी के साथ जाया जाए, तो इमरान खान साहब ने एक ऐसा कार्ड खेला जिस कार्ड के बाद जो एक हमारा ब्रदर मुल्क है वो राग़िब था नवाज शरीफ एंड मरीम साहिबा की तरफ, शरीफ फैमिली की तरफ वो राग़िब था, तो उनकी जो वो न्यूट्रलाइज हो गए हैं, क्योंकि कुछ एक शर्त, एक रिक्वेस्ट बल्कि कहना चाहिए, इमरान खान साहब से एक ब्रदर खलीजी मुल्क ने की, और उसके बदले में वो खान साहब ने कहा कि ठीक है, वो हम मान लेते हैं, और अगर आपके कंसर्न्स हैं, लेकिन ये जो आप लोग कर रहे हैं उसके बारे में आप हमें बताएं, क्योंकि मैं तो ये कर लेता हूं, लेकिन आप एक तरफदार हैं, क्योंकि शरीफ फैमिली के लिए आप लॉबिंग कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, मरीम साहिबा के लिए, तो उसमें आपका क्या रोल है। तो वो मुल्क जो है जी वो न्यूट्रलाइज होने की तरफ, न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता अब इस मामले से पीछे हट जाएगा कि शरीफ खानदान जो है वो उनका स्ट्रेटेजिक अलाय है या उनका एसेट है, वो निकल जाएगा जी। ये एक अहम खबर दे रहा हूं मैं आपको, और आने वाले दिनों में ये खबर आ भी जाएगी मार्केट में, लेकिन आने वाले दिनों में आ जाएगी जब सारी दुनिया को पता चल जाएगा। मैं उससे पहले आपको बता रहा हूं कि ये इमरान खान साहब को एक सिर्फ एक्ट ने इमरान खान साहब को उन मुल्कों के करीब कर दिया, बल्कि वो मुल्क जो है वो आ गए और वो शरीफ फैमिली से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा भरोसा उनका उन्हीं पे था। और दूसरा है कि कज़न जो ब्रदर मुल्क है खलीजी, वो अपने तौर पे एक्टिव हो गया, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि आप ये बिल्कुल वापस उसी तरह की पोजीशन पे आ गया मामला, माजी में चले जाएं। 2008 में जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का एनआरओ हुआ था, जो नवाज शरीफ साहब का, तो उस वैसी ही कंडीशन इस वक्त मौजूद है, सिचुएशन वैसी ही है जैसी उस वक्त थी, कि अगर आपने नवाज शरीफ साहब को लेना है, अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लेना है, तो फिर नवाज शरीफ साहब भी आएंगे, और अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को नहीं लेना तो फिर नवाज शरीफ साहब भी अपना एग्रीमेंट पूरा कर लेंगे। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब आ गई तो फिर एग्रीमेंट पूरा किया, और नवाज शरीफ साहब को करना पड़ा, और फिर नवाज शरीफ साहब आए, क्योंकि दोनों मुल्कों को खुश किया जाना मकसूद था। अभी भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन इस दफ़ा सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। बाकी इमरान खान साहब जी बदस्तूर सियासत के मरकज़ और महवर हैं, और उनकी मर्जी के बगैर अगला हुकूमती ढांचा जो है वो तश्कील नहीं पा सकेगा। ये मैं आपको बता दूं कि मामलात इमरान खान साहब से बात करनी पड़ेगी, खा वो मिलिट्री लीडरशिप करे या फिर मिलिट्री लीडरशिप करे, क्योंकि फौजी क़यादत को ही बात करनी पड़ेगी, और उससे बगैर बात बनेगी नहीं। इसीलिए इमरान खान साहब डटे हुए हैं और अपनी असूलों पर कायम है, असूली मौक़े पर कायम है, और जो ये समझते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान जो हैं वो क्रश हो जाएंगे, डिमोलिश हो जाएंगे, उनके लिए अब मुमकिन नहीं है। इसकी वजह आप देख लें कि PSL जो है क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने कहीं ना कहीं अपना इजहार करना है, गुस्सा निकालना है, कितारसित करना है, तो क्रिकेट वर्ल्ड शुरू हो चुका है PSL, और पहले मैच ओपनिंग में भी इमरान खान जिंदाबाद, कैदी 804 किसी का क्या नारे लगाते हैं जी, कैदी 804 का वो है, उसका नारा लग रहा है, इमरान खान साहब का नारा लग रहा है, हर तरफ उनका तूती बोल रहा है, और उनकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। और स्टेडियम जब गूंजता है कैदी 804 से, तो फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं दूसरे मुल्कों के भी, उनको भी पता चल जाता है कि क्या है। इसीलिए BBC हो या CNN हो या वॉइस ऑफ अमेरिका हो, गार्जियन हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो, सब के सब, फाइनेंशियल टाइम्स है, इकोनॉमिस्ट है, ये सब के सब रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब को और उनकी एक्टिविटीज़ को और उनके साथ होने वाली ज्यादती को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।